डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश यूरोपियन ड्रामा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि रियलिज्म और नेचुरलिज्म है क्या। ये जो दोनों टर्म हैं, रियलिज्म और नेचुरलिज्म, जिसको हम लोग वास्तविकतावाद कहते हैं और प्रकृतिवाद कहते हैं, ये दो स्कूल्स हैं, दो प्रकार के सोच हैं, दो प्रकार के सब्सिक्वेंट मूवमेंट हैं, जिसने थिएटर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और इसे जब आप समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि कैसे इनका उपयोग जो है थिएटर में किया गया, ड्रामा में किया गया और इसका क्या प्रभाव रहा। चलिए सबसे पहले समझते हैं रियलिज्म को, फिर नेचुरलिज्म को, फिर इनका कैसे इम्प्लीकेशन हुआ है ड्रामा में और कैसे कैसे इनके जितने फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं ड्रामा को। जब हम रियलिज्म और नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो दोनों सेपरेट लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, बोथ आर सेपरेट लिटरेरी मूवमेंट्स, बट दे आर क्लोजली लिंक्ड एंड समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली। यानी दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से संबंधित हैं, लिंक्ड हैं और एक दूसरे की जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है, दिस इज बिकॉज बोथ मूवमेंट्स पोर्ट्रे लाइफ एज इट इज, यानी जिंदगी जैसी है हूबहू जिंदगी को वैसा दिखाना ही रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है। सो दीज मूवमेंट्स डिपिक्टेड बिलीवेबल, नेचुरल और रियल एवरीडे एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। तो इन लोगों ने क्या किया कि ड्रामा में या लिटरेचर में जिंदगी जैसी है ठीक उसी प्रकार जिसको विश्वास किया जा सके, नेचुरल तरीके से, रियल तरीके से, जो एवरीडे लाइफ है, एक्टिविटीज है, एक्सपीरियंसेस है, उसको हूबहू प्रेजेंट करना शुरू किया। सो एक तरह से देखा जाए तो रियलिज्म सॉट टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ, वास्तविकतावाद जो है वो जीवन को बिल्कुल वास्तविक तरीके से प्रस्तुत करता है, जबकि नेचुरलिज्म सॉट टू रिप्रेजेंट लाइफ इन अ मोर साइंटिफिक, ऑलमोस्ट क्लिनिकल मैनर देन रियलिज्म। और ये नेचुरलिज्म जो है और भी सटल है, और भी गहरा है, ये साइंटिफिक तरीके से और क्लिनिकल तरीके से जिंदगी को और भी वास्तविक दिखाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। दोनों के बीच में यही अंतर है। रियलिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट बिगैन इन द मिडिल ऑफ द 19th century इन फ्रांस एंड स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। इसकी शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में हुई और पूरे यूरोप में ये फैल गया। दिस मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, यानी जो रोमानीवाद जिसको कहते हैं, काल्पनिक जिंदगी जीकर काल्पनिक रचनाएं जो करते थे कवि, रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक राइटर्स, उसको एक तरह से किनारे करके वास्तविक जीवन से लोगों को अवगत कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दिस कैन बी सेड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। सो रियलिस्टिक लिटरेचर जितने भी हुए वो डिपिक्ट करते हैं ऑर्डिनरी पीपल को इन एवरीडे सिचुएशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरलिज्म की। तो नेचुरलिज्म जो है वो कैसे प्रोसीड किया? इट प्रोसीडेड फ्रॉम रियलिज्म एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ लॉजिकल आउटग्रोथ ऑफ लिटरेरी रियलिज्म। जो लिटरेरी रियलिज्म था, साहित्यिक वास्तविकतावाद था, उसी के बीच से तार्किक तौर पे जो हमारे सामने आया, लॉजिकल रूप में जिसका बर्थ हुआ है, उसी को हम लोग नेचुरलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से आप नेचुरलिज्म को समझ सकते हैं। नेचुरलिज्म जो है वो और भी गहरा है एंड नेचुरलिज्म की शुरुआत जो थी, इसकी शुरुआत थियरीज ऑफ चार्ल्स डार्विन से होती है और लिटरेचर में इसको लाने में सबसे बड़े जो एक महान फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एमिली ज़ोला, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो इस तरीके से रियलिज्म और नेचुरलिज्म का आगमन हुआ है, ऑरिजिन हुआ है लिटरेचर में। एंड बेसिकली हम बात करने वाले हैं
ड्रामाज में, यूरोपियन ड्रामा में कैसे इसका उपयोग हुआ है इसकी, तो चलिए आगे हम इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे लोगों को पोर्ट्रे किया रियलिज्म ने। तो रियलिज्म पोर्ट्रेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी सामान्य लोगों की जिंदगी को दिखाना ही रियलिज्म का मुख्य उद्देश्य था, जबकि नेचुरलिज्म जो था वो पोर्ट्रे करता था हाउ एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड सोशल कंडीशंस कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग्स। किस प्रकार ये वातावरण, ये जो अनुवंशिकता हमारे बीच है, सामाजिक स्थितियां क्या है, ये कैसे मानव को कंट्रोल करते हैं, इन सारी चीजों को नेचुरलिज्म दिखाता है। जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे रियलिज्म के, वो मिडिल क्लास कैरेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन नेचुरलिज्म जो दिखाता है वो लोअर क्लास कैरेक्टर्स को दिखाता है। इनके थीम्स में डिफरेंस हुआ करता था। तो जो रियलिस्टिक ड्रामाज हुआ करते थे उसमें थीम होता था लाइक सोसाइटी, सोशल, क्लास, मोबिलिटी, ये सारी चीजें थीम्स हुआ करती थी। और नेचुरलिस्टिक ड्रामाज जो हुआ करते थे उसके जो थीम्स होते थे वो वायलेंस, पॉवर्टी, करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन, इस तरह की चीजें उसमें हुआ करती थी। तो दोनों ड्रामाज जो हम लोग देखते हैं, रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक, दोनों में बहुत ही कॉमन चीजें हैं, लेकिन बहुत ही सटल डिफरेंस भी है। जब हम देखते हैं कि रियलिज्म जो है वो एक आर्टिस्टिक अटेम्प्ट है टू रिक्रिएट लाइफ एज इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिस्टिक मीडियम। एक आर्टिस्टिक मीडियम के तहत, एक बहुत ही कलाकारी कह सकते हैं आप, उसकी मदद से आर्टिस्टिक अटेम्प्ट के तहत जिंदगी को प्रस्तुत करना ही रियलिज्म है। तो इसकी शुरुआत जब हुई इस मूवमेंट की 18th सेंचुरी में, और यूरोप में और अमेरिका में, और 19th सेंचुरी मूवमेंट फॉर ड्रामा एंड स्टेज इसको कहा जा सकता है। तो ड्रामा वाज टू इन्वॉल्व द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मनुष्य का बिहेवियर है उसको सही तरीके से कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Therefore, there was the need to use contemporary setting and time periods, and it was to deal with a temporary life and problems as subjects. उस समय की कंटेम्प्रेरी सेटिंग्स को दिखाया गया, समकालीन स्थिति जो थी उस समय में जो चल रहा था, टेम्पररी लाइफ क्या था, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे, इसके कौन कौन से विषय थे, इन सारी चीजों को लेकर लिखा गया, ड्रामाज में इसे डाला गया। सो द कॉमन मैन एंड कॉमन सिचुएशंस वेयर सब्जेक्ट्स फॉर ड्रामा। तो जो ड्रामा लिखे गए, रियलिस्टिक ड्रामा जो हुए, उसमें उन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा गया जो बिल्कुल ही कॉमन हो। तो कॉमन मैन उसमें शामिल था, कॉमन सिचुएशंस शामिल थे, एंड इसमें कोई अपर क्लासेस नहीं था, किंग्स, क्वींस, ऐसी चीजों पर बात नहीं होती थी, बल्कि ये फोकस करता था साइकोलॉजिकल रियलिटी पर, ठीक है, और कैसे लोग सामाजिक सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में कैसे ट्रैप हो जाते थे, कैसे वो होपलेस हो जाते थे, कैसे से सिचुएशन क्रिएट होते थे, इन सारी चीजों पर ये आधारित होता था। जो रियलिस्टिक ड्रामाज हुआ करते थे, ड्रामा में इसका जो रियलिज्म का यूज था, तो उसमें जो मेन फोकस होता था वो कैरेक्टर्स आर बिलीवेबल, एवरीडे टाइप्स। तो जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो देखकर लगता था कि हम जैसे ही आम हैं वो, और हर दिन की तरह जैसे एवरीडे टाइप जो जिंदगी होती है उनको दिखाया जाता था। कॉस्ट्यूम्स जो हुआ करते थे वो बहुत ही ऑथेंटिक होते थे, बहुत दिखावा वाला नहीं होता था। जो रियलिस्ट मूवमेंट था, इसके थिएटर ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया 20th सेंचुरी थिएटर और सिनेमा को भी, और अभी तक इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग रियलिस्टिक फिल्में जो देखते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, न कि बनावटी और बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल जो फिल्में होती है उसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आज भी इसका उपयोग देखा जा सकता है। अब जब हम स्टेज सेटिंग की बात करते हैं ऐसे ड्रामाज में, तो इसमें जो प्रॉप्स होते हैं, जो यूज किए जाने वाले जो थिंग्स होते हैं, वो बहुत ही कॉमन होते हैं, इंडोर्स एंड बिलीवेबल होते हैं, यानी घरेलू चीजों को दिखाया जाता है, बहुत बाहरी चीजों को, दूर दूर की चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके वैसी चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है। ऐसे ड्रामास जो हुआ करते थे, एक बॉक्स सेट की तरह नॉर्मल यूज किया जाने वाला घर दिखाया जाता है,
जैसे ऑन स्टेज ड्रामा जो होता है, इट हैज गॉट 3 वॉल्स एंड 4th वॉल जो कि एक इनविजिबल वॉल दिखाया जाता है फेसिंग द ऑडियंस, यानी जिसको ऑडियंस समझ रही है कि सामने भी वॉल है, लेकिन वहां से चूंकि हम ड्रामा को देखना भी है तो वो 4th वॉल जो है एक तरह से इनविजिबल होता है। सेटिंग फॉर रियलिस्टिक प्लेज आर ऑफन ब्लैंड, यानी बिल्कुल ऑर्डिनरी आम तरीके से प्रस्तुत किया जाने वाला ड्रामा होता है और रियलिज्म का यूज इसी तरीके से होता है। डायलॉग जो होते हैं बहुत हाइटेंड नहीं होते हैं, इसका इफेक्ट जो है बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा की तरह लोगों पे पड़ता है और एवरीडे स्पीच की तरह होता है, ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ऐसा ड्रामा जो होता है वो टिपिकली साइकोलॉजिकली ड्रिवन होता है, वेयर द प्लॉट इज सेकेंडरी एंड प्राइमरी फोकस इज प्लेस्ड ऑन द इंटीरियर लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी अंदर क्या हलचल चल रही है कैरेक्टर के अंदर, उसका मोटिव क्या है, रिएक्शन क्या है, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ड्रामा होता है। रियलिस्टिक प्लेस जो होते हैं वो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, हीरो कहते हैं, वो कैसे ऑड्स के खिलाफ कैसे खड़ा होता है, कैसे उसका सामना करता है, कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ता है, इन सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे इब्सन का अ डॉल्स हाउस है, इसमें इसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया है। रियलिस्टिक ड्रामास जो होते थे वो बहुत ही क्विकली पॉपुलराइज हुए क्योंकि ये एवरीडे पर्सन को डिनोट करते थे, दिखाते थे। ऑडियंस जो थी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी क्योंकि इन सारी चीजों को वो डे टू डे लाइफ से जोड़ कर देखते थे। जो जनता होती थी, जो दर्शक होते थे, इसको अपने लाइफ से जोड़ते थे और इन सिचुएशंस को समझते थे और जो कैरेक्टर्स ऑन स्टेज होते थे उससे अपने आप को कोरिलेट कर पाते थे। तो नॉर्वेजियन प्लेराइट जो हेनरिक इब्सन है, जिसका एक बहुत ही अच्छा वर्क आपको पढ़ना है, घोस्ट, तो उसके द्वारा जो लिखा हुआ डॉल्स हाउस है और हेडा गैबलर है, एक कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न रियलिज्म इन द थिएटर। इनको माना जाता है कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में रियलिज्म के जो फादर हैं वो हेनरिक इब्सन ही हैं। तो इस तरीके से आप रियलिज्म को कैसे ड्रामा में डिपिक्ट किया गया है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ नेचुरलिज्म का जो यूज है ड्रामा में, यह जो ट्रेंड है वो 19th सेंचुरी के दौरान बहुत ही पॉपुलर हुआ और इसे रियलिटी की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा और एक कन्विंसिंग नेचुरल वे था किसी चीज को प्रस्तुत करना। जितने भी सीन्स हैं, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल हैं, उसको ज्यादा एम्फेसाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इन टर्म्स ऑफ स्टाइल जो नेचुरलिज्म था एक एक्सट्रीम और हाइटेंड फॉर्म ऑफ रियलिज्म है, यानी रियलिज्म से भी बहुत ज्यादा ऊपर उठकर है, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहे, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। सो एज अ थिएट्रिकल मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस स्टाइल नेचुरलिज्म वाज शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत देर तक नहीं चल पाया, बहुत कम ही चल पाया। स्टेज टाइम इक्वल्स रियल टाइम, 3 hours इन द थिएटर इक्वल्स 3 hours फॉर द कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड ऑफ द प्ले। जैसे 3 घंटे का ड्रामा जो होता है उसकी जिंदगी को 3 घंटे में ही दिखा देना था और 3 घंटे में पूरे कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को दिखाना और संसार को दिखा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता था। इसके कॉस्ट्यूम्स जो होते थे, सेट्स जो होते थे, इसके यूज किए जाने वाले प्रॉप्स जो होते थे, जो साधन होते थे, सीन सेटिंग, ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट हुआ करता था और डिटेल हुआ करता था और जो फोटोग्राफिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता था और कह सकते हैं कि यह रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी था और जिंदगी के एक स्लाइस ऑफ लाइफ को निकालकर दिखाया जाता था। जैसा कि रियलिज्म के साथ है, सेटिंग फॉर नेचुरलिस्टिक ड्रामास आर ऑफन ब्लैंड एंड ऑर्डिनरी। इसके भी जो सेटिंग हुआ करते थे बिल्कुल ब्लैंड, साधारण हुआ करते थे, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं दिखाई जाती थी। नेचुरलिस्टिक ड्रामा में नॉर्मली जो फॉलो किया जाता था रूल, वो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के जो 3 यूनिटीज थे, टाइम, प्लेस और एक्शन, इसको फॉलो किया जाता था। जो एक्शन ऑफ द प्ले होता था वो घटित होता था, टेक प्लेस होता था, यानी द एक्शन ऑफ द प्ले टेक्स प्लेस इन अ सिंगल लोकेशन, यानी लोकेशन जो हुआ करता था सिंगल हुआ करता था, टाइम फ्रेम एक बंधा हुआ होता था, सिंगल डे में दिखाया जाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था टाइम का। सो एक्ट्स और सीन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस
टाइम, प्लेस, इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया जाता था ताकि ये नेचुरल लग सके। प्लेराइट्स जो हुआ करते थे वो नेचुरलिस्टिक चीजों को दिखाने में बहुत ही ज्यादा भरोसा रखते थे। सो फ्रेंच नॉवेलिस्ट और प्लेराइट जो एमिली जोला थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। यूरोपियन प्लेराइट्स जो थे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए जो नेचुरलिस्टिक राइटर थे एमिली जोला और ऑगस्टस स्ट्रिनबर्ग। इनके लिखे हुए सबसे पहले एमिली जोला का लिखा हुआ जो था द प्रीफेस टू देयर इज रेक्विम, 1867 में इनका नॉवेल आया, 1873 में प्ले आया। और जो स्वीडिश प्लेराइट थे ऑगस्टस स्ट्रिनबर्ग, उनका था द प्रीफेस टू मिस जूली जो 1888 में आया। इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया यूरोपियन ड्रामा को नेचुरलिज्म के मदद से। नेचुरलिज्म में मेनली कैरेक्टर्स जो हुआ करते थे वो ऑफन क्या हुआ करते थे, वर्किंग क्लास और लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे, जबकि आप रियलिस्टिक ड्रामा में देखते थे कि मिडिल क्लास को दिखाया जाता था। नेचुरलिस्टिक प्लेस जो थे वो रेगुलरली एक्सप्लोर करते थे सॉर्डिड सब्जेक्ट मैटर जैसे गरीबी, टैबूज, जो एक तरह से रोक है समाज में, इसको लोग टैबू कहते हैं। इन सारी चीजों को सीरियस मैनर को, सुसाइड, पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, इन सारी चीजों को लेकर ये नेचुरलिस्टिक प्लेस दिखाया करते थे। इस तरीके से रियलिज्म और नेचुरलिज्म को आप देख सकते हैं कि कैसे ड्रामा में इन्फ्यूज किया गया और यूरोपियन ड्रामा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ realism and naturalism affected modern European drama. So thanks for watching the video. Keep watching. Very soon you will get the new video. Thanks again. Have a good day. Bye bye.